हेलो नमस्ते, वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। विष्णु की तिजोरी द वॉल्ट ऑफ विष्णु में आप सभी का स्वागत है। आज हम विष्णु की तिजोरी एपिसोड्स 96 से 100 इस बुक के लास्ट एपिसोड्स को सुनेंगे, तो मेरे साथ सुनते रहिए। अगर मेरा चैनल आपके सजेस्टेड वीडियोस, नोटिफिकेशन या किसी भी लिंक द्वारा आपके सामने आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है आपको अभी तक का ये सफ़र अच्छा लगा होगा। मैं आगे भी और अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करूँगी और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी किताब है जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ हम इस बुक के डिस्क्लेमर, रेफरेंस, मैप और जियोग्राफिकल एरियाज़ जो कि हमने इस एपिसोड्स में पढ़े हैं वो भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एपिसोड 96। मैंने अनुरोध किया कि मुझे घर वापस जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन सम्राट हर्ष मुझे रोकने के बहाने ढूंढते रहे। आखिरकार सम्राट ने नरमी दिखाई और मुझे सैन्य, अनुरक्षण, घोड़े और एक हाथी प्रदान किया ताकि मैंने जो भी सामग्री एकत्र की थी उसे वापस ले जा सकूं। मेरी यात्रा पर उन्होंने मुझे वापसी यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए 3000 सोने के सिक्के और 10,000 चांदी के सिक्के भी दिए। अन्य सभी खजानों के अलावा मैंने सम्राट ताइजोंग के लिए चीनी की मिठाइयाँ खरीदी थीं। मैंने भारी मन से राजा से विदा ली, इस बात से अनजान कि मेरे जाने के सिर्फ 4 साल बाद ही वह मर जाएगा। मेरे पास फैक्सियन की तरह समुद्री मार्ग से लौटने का विकल्प था, लेकिन मैं अनिच्छुक था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अनमोल खजाने थे। मेरा दल जालंधर और तक्षशिला के माध्यम से इंदु के उत्तर पश्चिमी में वापस आ गया, उसी मार्ग का उपयोग करते हुए जिसे मैंने 13 साल पहले लिया था। जालंधर में मेरे साथ 100 भिक्षु शामिल हुए जो एक बड़े यात्री समूह की सुरक्षा चाहते थे। अतिरिक्त सावधानी के तौर पर हमने ये सुनिश्चित करने के लिए एक अग्रिम दल भेजा कि मार्ग डाकुओं से मुक्त हो। पोलोयाका से 900 मील की यात्रा करने के बाद मेरा दल उटोक की यांचाक में इंदु नदी पार करने के लिए नावों में सवार हुआ। नावों पर शास्त्र, अवशेष, मूर्तियां और उपहार भरे हुए थे। दुर्भाग्य से जैसे ही हम मील चौड़ी नदी के बीच में पहुंचे, तूफान आ गया। नाव में से एक पलट गई और 50 पांडुलिपियों और कई भारतीय पौधों की प्रजातियों के बीज वाली बोरियां खो गईं। सौभाग्य से मेरा अधिकांश माल, जिसमें कांसी से प्राप्त विशेष कलश भी शामिल था, सुरक्षित रहा। कियापीशी का राजा पास ही था और जब उसे पता चला कि मैं इंदु से बीज ले जा रहा हूँ तो उसने बताया कि नदी तब क्रोधित हो जाती है जब कोई इंदु के मूल निवासी बीज ले जाने की कोशिश करता है। मैंने 2 महीने तक कियापीशी में रहा, जब तक कि प्रतिस्थापना पांडुलिपियां नहीं मिल गईं। जब मैं वहां था तो मेरे पास एक आगंतुक आया, मेरा पुराना मित्र जिसने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की थी। वह कश्मीरा का राजा था। उसने आने के पीछे एक कारण था। हर्ष की तरह वह भी तांग साम्राज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहता था। आखिरकार मैंने 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कामाख्या दर्रे से होते हुए स्नोई पर्वत को पार किया। बाहर घोड़ों और गधों के अलावा 100 कुलियों को मेरे कीमती माल को ढोने के काम के लिए लगाया गया था। अफसोस की बात है कि बर्फीली हवाओं और फिसलन भरी ढलान ने कुलियों को डरा दिया, जिनमें से कई ने यात्रा छोड़ दी और वापस भाग गए। जल्द ही मेरे कारवां में केवल 7 पुजारी, 20 अनुयायी, 1 हाथी, 10 गधे और 4 घोड़े रह गए। हमें कई दिनों तक जमे हुए बंजर भूमि, बर्फ के ढके ढेर और भयंकर हवाओं से जूझते रहे, इससे पहले कि हम एंटोलापो में उतर सकें।
वहाँ 3 छोटे मठ स्थित थे और हम हुओ जाने से पहले कुछ दिनों के लिए वहाँ रुके, जहाँ राजकुमार ताडू, जिनकी शादी मैंने तय की थी, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वे बेहद मेहमान नवाज थे और उन्होंने हमारे दल के लिए एक अनुरक्षण की व्यवस्था की। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी शामिल हुए। अब हम सीना के लिए जिस रास्ते से गए वह 13 साल पहले इस्तेमाल किए गए रास्ते से अलग था। समोकियन के उत्तरी कारवां मार्ग के बजाय हम पोत्सु नदी के रास्ते काशा तक गए। नदी के ऊपरी हिस्से में हम पोटो चांगना के राज्य में रुके, क्योंकि पहाड़ी सड़कें बर्फ से अवरुद्ध थीं। हम अंत में ऊंचाई वाली सड़कों से होते हुए ग्रेट ड्रैगन झील तक पहुंचे, जिसका पानी ताज़ा गहरा नीला था। इस झील के किनारे पर विशालकाय शुतुरमुर्ग रहते थे, लेकिन काशा के रास्ते में हम पर लुटेरों ने हमला कर दिया और मेरा शक्तिशाली हाथी नदी में गिर गया और डूब गया। हम आखिरकार काशा पहुंच गए, जो एक नकलिस्तान शहर था और सिल्क रोड पर बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने बाजार का दौरा किया और बढ़िया ऊनी कालीन और बुने हुए कपड़े देखकर बहुत खुश हुआ। काशा तांग साम्राज्य का एक क्षेत्र था और उस पर चीन से नियुक्त एक गवर्नर का शासन था। काशा से मेरा दल यूतियन के लिए रवाना हुआ, जहां मैं रुका था। लगभग 7 महीने तक हीनयान मठ में रहे। यूतियन के लोगों को गाना और नृत्य बहुत पसंद था। वे रेशम बुनाई में भी माहिर थे, एक ऐसी कला जिसे कई शताब्दियों तक सीना ने ईर्ष्यापूर्वक संरक्षित किया था, जब तक कि यूतियन के एक शासक ने सीना के एक राजकुमारी से विवाह नहीं कर लिया। इस क्षेत्र में इंदू का बहुत प्रभाव था, जिसके कई निवासी तक्षशिला से आने का दावा करते थे। मुझे युतियान में एक व्यापारी मिला जो चांगान रहता था। उसके जरिए मैंने सम्राट ताइजोंग को एक पत्र भेजा, जिसमें उनसे माफ़ी मांगी गई। मैंने उनसे कहा कि मैं एक वफादार नागरिक के रूप में लौट रहा हूँ, जिसने तांग साम्राज्य की महिमा को दूर दूर तक फैलाने में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। मैंने ये भी बताया कि मैं अपने साथ बहुत सारा खजाना और सबसे महत्वपूर्ण बात, शाओलिन मंदिर के लिए एक कलश लेकर जा रहा हूँ। सम्राट से सुनने में मुझे 7 महीने लग गए। ये बहुत ही सकारात्मक और उत्साहवर्धक उत्तर था। मैंने राहत की सांस ली। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि उन्हें ये सुनकर खुशी हुई कि मैंने दूर देशों की कठिन यात्रा की है और भी अधिक ज्ञान और बुद्धि के साथ लौट रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अतिरिक्त घोड़ों की व्यवस्था की गई है। युतियान, शाझोउ, शानशान और चेमो के अधिकारियों को मुझे चांगान पहुंचने में मदद करने का निर्देश दिया गया है। एपिसोड 97। 2 सप्ताह बाद पर्यटकों का एक समूह कुड्डालोर जिले में चिदम्बरम मंदिर देखने आया। उनमें राव, अनु और पाम भी शामिल थे। पाम को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जब वह अपनी कार में ग्राहकों को लाने ले जाने का काम नहीं कर रहा था, तो उसका ड्राइवर मंदिर में टूर गाइड का काम भी करता था। वह मंदिर के लेआउट को अच्छी तरह जानता था। उसने प्रारंभिक तैयारियों पर समय बर्बाद नहीं किया। इस तरह की बातें वे पर्यटकों से करते थे। उन्होंने 1000 खंभों वाले विशाल हॉल, विशाल जलाशय या 21,600 टाइलों से बनी सुनहरी छत की ओर इशारा नहीं किया। न ही उन्होंने नटराज नृत्यरत शिव की गतिविधियों की पेचीदगियों को समझाने में समय बर्बाद किया। राव ने बहुत स्पष्ट कहा था, हमें पत्थर का वह टुकड़ा देखना होगा जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने, जिसने अंकोर वाट का निर्माण किया था, चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम को मंदिर की संरचना में शामिल करने के लिए भेजा था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से जब राव और अनु का अपहरण हुआ था और पाम उन्हें छुड़ाने के लिए अपने ड्राइवर के साथ संजीविया हनुमान मंदिर पहुंची थी, तब
इससे ड्राइवर और राव के बीच एक अजीब तरह की जान पहचान विकसित हो गई थी। पाम को ये अजीब लगा क्योंकि उसे लगा कि ड्राइवर काफ़ी डरावना था। अब उन्होंने टूर गाइड का अवतार लेते हुए कहा, हम यहाँ हैं। उन्होंने तमिल में उनके लिए शिलालेख पढ़ा। राव ने अनुवाद किया, ये पत्थर जो कंबोज के राजा द्वारा हमारे राजा को भेंट किया गया था, हमारे राजा के निर्देशानुसार मंदिर के अग्रभाग में रखा गया था तथा तत्पश्चात मंदिर की पत्थर की दीवार की ऊपरी पंक्ति में स्थापित किया गया। पाम के हाथ में एक हैंडलेड लिडार स्कैनर था, लेकिन वह ड्राइवर की मौजूदगी में इसका इस्तेमाल करने से हिचक रही थी। उसने ड्राइवर को मिनरल वाटर की कुछ बोतलें लाने के लिए भेजा। जब वह चला गया, पाम ने लिडार डिवाइस की स्क्रीन के माध्यम से सूर्यवर्मन पत्थर को देखा। राव और अनु ने इस प्रक्रिया को ध्यान से देखा और कुछ ही मिनटों में उन्होंने इसे देख लिया। पत्थर के भीतर 3 गहरी खाइयां थीं। उनमें 3 कलश अच्छी तरह से फिट किए गए थे। असली कलश, राव ने धीरे से कहा। पत्थर के इस ब्लॉक को नोम क्रोम, नोम खगेंग और नोम बोक के 3 मंदिरों के बीच अपने मूल विश्राम स्थल से खोखला कर दिया गया था। इसमें तीनों औषधियां हैं, जिनमें शामिल हैं विष्णु औषधि। ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्थर का ये खंड विष्णु का भंडार है। पहले ही यहाँ लाया जा चुका था, इसलिए चीनी टीम कंबोडिया में कलश नहीं ढूंढ पाई। लेकिन क्यों? पाम ने पूछा। उन्हें यहाँ क्यों भेजा? राव ने बताया, सूर्यवर्मन ने मुश्किल समय में शासन किया। जीवन सैन्य अभ्यासों की तरह एक श्रृंखला थी, विशेष रूप से दाई वियतनाम के खिलाफ। तब तक राज्य सूर्यवर्मन के निर्माण की होड़ और उसके अतिशय अहंकार की कीमत भी चुका रहा था। अंकोर वाट के निर्माण में हजारों गुलामों का इस्तेमाल किया गया था और राजा को हमेशा हत्या का खतरा बना रहता था। सूर्यवर्मन समझ गए थे कि कंबोडिया से औषधियों को निकालकर भारत वापस लाना ही समझदारी भरा कदम होगा। इसलिए उन्होंने चोल राजा को एक पत्थर का टुकड़ा भेंट किया। ये अविश्वसनीय लगता है, पाम ने बड़बड़ाया। राव ने कहा, खमेर राजाओं का उदय द्रविड़ के कारण हुआ। इन औषधियों ने खम्बुज राजा जैसे राजाओं को खम्बुज देश का राज्य स्थापित करने में मदद की थी। सिंह विष्णु के छोटे भाई भीम 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में इन औषधियों की मदद के बिना सिंहासन के कई प्रतिस्पर्धी दावों को पराजित करने में कभी सफल नहीं हो पाते। भीम के वंशज नदी वर्मन द्वितीय, जिन्हें पल्लव सिंहासन पर चढ़ने के लिए कांची वापस लाया गया था, ने भी अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए इन औषधियों का इस्तेमाल किया। औषधियों को संरक्षित करना खमेर और पल्लव राजाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। पाम ने तुरंत लिडार डिवाइस बंद कर दिया। ये एक शिव मंदिर है, उसने राव से कहा। आदर्श रूप से क्या इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव नहीं होने चाहिए? क्योंकि हनुमान की शक्ति इन तीनों से प्राप्त होती है। हाँ, मैंने रस गोविंद के प्रासंगिक अंश पढ़े हैं, जैसे कि आपने मुझे बताया था। लेकिन ऐसा ही है, ड्राइवर ने कहा, जो चुपचाप पानी की बोतलें लेकर लौटा था। उसने पाम को एक बोतल दी और आगे कहा, आंतरिक प्रांगण में एक मंदिर है जो इसमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों की मूर्तियां हैं। इस अर्थ में चिदम्बरम उन बहुत कम मंदिरों में से एक है जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव की हिंदू त्रिमूर्ति की पूजा की जाती है। क्या आप हमारी बात सुन रहे थे? पाम ने संदेह से पूछा। ड्राइवर कुछ गड़बड़ था, वह क्यों छिपकर सुना? राव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना होगा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा पाम, उसने बहुत धीरे से कहा। मैं तुम्हें नहीं बता पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये बात पहले भी कही थी। क्या?
पाम ने व्यवधान से थोड़ा चिढ़कर पूछा। वह व्यक्ति जो आपका ड्राइवर है और अब आपका टूर गाइड। राव ने कहना शुरू किया। हाँ, पाम ने अधीरता से पूछा, वे आपके पिता भी हैं। एपिसोड 98। पाम सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। जिस आदमी की उसने पूरी जिंदगी पूजा की थी वह आखिरकार मरा नहीं था। इस बात की जानकारी मिलने पर खुशी की लहर के बाद गहरा गुस्सा भी आया। उसने पाम और उसकी माँ को ये क्यों विश्वास दिलाया कि वह मरा है, और जब वह मरा नहीं था तो उसे कैसे मरा हुआ मान लिया गया। उसने ऐसा क्यों किया? उसने उसे ध्यान से देखा। जब उसने अपने रेबैन और टोपी उतारे, पहली बार उसने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया। हाँ, उसने अपनी हमेशा की खाकी बुशर्ट और पतलून पहन रखी थी, लेकिन वे बड़े करीने से प्रेस की हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सैन्य कर्मी उन्हें प्रेस करवाता हो। उसकी घनी नमक मिर्च वाली दाढ़ी और घनी मूछें, यहाँ तक कि छोटी पोनीटेल बड़े करीने से कटी हुई थी। ये स्पष्ट था कि टोपी, धूप का चश्मा, घनी दाढ़ी, मूछें और पोनीटेल को उसके चेहरे को जिज्ञासु आंखों से छुपाने के लिए सावधानी से संवारा गया था। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और वह भी उसकी ओर सम्मोहित होकर देखने लगी। उसके पास उसकी मुस्कान, उसकी नाक, उसके होंठ थे। उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल बिल्कुल उसके जैसे ही थे। उसने खुद को फिट रखा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह 60 के दशकों के मध्य में था। एक ऐसी उम्र जो 35 साल की उम्र में उसकी दर्ज मृत्यु से मेल खाती थी। और फिर पाम ने एक तरह का गुस्सा दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बचपन में वापस चली गई हो और जिद करके कुछ ऐसा मांग रही हो जिसे सिर्फ उसके पिता ही मान सकते थे। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने विलाप किया। जब हमें बताया गया कि तुम मर गए हो तो माँ और मैं तबाह हो गए थे, और तब तक तुम जीवित थे। तुमने एक बार भी अपनी पत्नी और बेटी के बारे में या उस नरक के बारे में नहीं सोचा जिससे हम गुजरे थे। मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम समझोगी पाम, कर्नल खुराना ने कहा। उनकी आंखें भर आईं। तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन सच तो ये है कि गायब हुए बिना मेरे पास तुम्हारी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। पाम को उसके जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह आंगन में घुस गई और एक खंबे के सहारे झुक गई और बेकाबू होकर रोने लगी। वह उसके पीछे पीछे चला गया। क्यों? पाम ने उसके सामने खड़े होकर पूछा। क्योंकि मैंने बंदर जनजाति की खोज की थी, खुराना ने कहा, और मेरे प्रिय मित्र राव और मैं उन पल्लव औषधियों को फिर से तैयार करने में सफल रहे थे। मैंने जनजाति की प्रार्थना को भी समझ लिया था। कैसे? पाम ने पूछा। ध्यान से सुनो, खुराना ने कहा, और वे शब्द सुनाए जो उन्होंने उसे तब गाए थे जब वह छोटी थी। वीनु कोकी मुँह पालो, सीवा कोकी सू पालो, हानु कोकी पूदाजो। उन्होंने कहा, उस गीत की प्रत्येक पंक्ति की शुरुआत के बारे में सोचो। वामा ब्रह्मा को संदर्भित करती है, वीनु विष्णु को संदर्भित करता है, सीवा शिव हैं और हानु हनुमान हैं। प्रार्थना में बस ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हनुमान के गुण त्रिदेवों से प्राप्त हुए थे। ये गायत्री मंत्र का जनजाति का संस्करण था जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव और हनुमान को समर्पित था। लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि आपको क्यों गायब होना पड़ा, पाम ने तर्क दिया। समस्या ये थी कि ठाकुर, जया और चीनी लोग किसी भी कीमत पर औषधि चाहते थे। मुझे पता था कि बस समय की बात है कि मुझे अगवा कर लिया जाएगा और संभवत मुझे प्रताड़ित भी किया जाएगा। सबसे बड़ा डर ये था कि वे तुम्हारे और तुम्हारी माँ के पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें अपने बल
पर इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए खतरा वही था जो प्रोफेसर राव के लिए था, फिर भी वह गायब नहीं हुए। तुम सही हो, खुराना ने कहा, लेकिन राव को बंदर जनजाति के गांव के निर्देशांक नहीं पता थे, न ही उसके पास वानरों और उनकी जड़ी बूटियों तक पहुंच थी। सभी 4 तत्वों कलश, ग्रंथ, वानर और उनकी जड़ी बूटियां की आवश्यकता थी। कलश इसलिए ताकि मूल पल्लव सूत्र की जांच की जा सके, ग्रंथ इसलिए ताकि औषधियों को फिर से तैयार किया जा सके, वानर इसलिए ताकि जड़ी बूटियों के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया जा सके, जड़ी बूटियां इसलिए ताकि पल्लव सूत्र को हनुमान के समय के मूल पौधों के साथ क्रॉस स्थापित किया जा सके। इन चारों में से किसी एक के बिना प्राचीन तकनीक को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित करना असंभव होता। पल्लव दस्तावेजों में अनुपात, मात्रा या प्रक्रियाओं का वर्णन नहीं है। मैं वह आवश्यक कड़ी थी जो इकोलिकम की मदद ले सकती थी। और गोली? पाम ने पूछा। अंतिम संस्कार? सब मनगढ़ंत है। मैं उस नाव पर था और गोली चली थी, लेकिन ये मेरे ही एक सहकर्मी जहाज के डॉक्टर ने चलाई थी, मुझ पर नहीं बल्कि हवा में। मुझे जल्दी से उनके जहाज पर बने क्लिनिक में ले जाया गया। जब जहाज डॉक पर पहुंचा तो मुझे एक टोकरे में छिपाकर बाहर निकाला गया। एक शव परीक्षण रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन वह भी काल्पनिक थी। जहाज के डॉक्टर ने किसी को बुलाया। सशस्त्र सेना चिकित्सा परीक्षक के कार्यालय में फाइल को गायब करने के लिए, किसी भी सवाल से बचने के लिए एक सील बंद ताबूत का इलेक्ट्रिक शवदाह में दाह संस्कार किया गया। डॉक्टर ने मेरी निजी चीज़ें आपकी माँ को सौंप दी। इसके अलावा चीनी और उनके गुर्गों को ये भी विश्वास दिलाने की हर संभव कोशिश की गई कि मैं वास्तव में मर चुका हूँ। मुझे कहना होगा कि डॉक्टर आश्चर्यजनक रूप से मददगार थे, पाम ने कहा। वह भी राव की तरह एक प्रिय मित्र थे। वह भी हमारे कविता क्लब के सदस्यों में से एक थे और वह वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। कई मिनट बाद पाम को अपना संयम वापस मिला। राव ने बताया, डॉक्टर ने घटना के बाद ऐसा सेना से समय से पहले ही रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। इसके बाद वे राजनीति में आए और इसमें आश्चर्यजनक रूप से अच्छे साबित हुए। वे हमेशा से ही एक अच्छे वक्ता रहे थे और बहुत पढ़े लिखे थे। कविता के प्रति उनके जुनून ने उन्हें लोगों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ने में मदद की। अगले कुछ दशकों में वे देश के सबसे बड़े पद पर पहुंच गए। लेकिन जब उनसे ये सब सुना तो उसने आपके और कार्यक्रम के बारे में कुछ क्यों नहीं किया? पाम ने पूछा। टीडी गायब हो गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। राव एकांत प्रिय हो गए थे और अपने कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री को ये भी पता था कि सिस्टम में चीनी जासूस हैं और उन्हें बाहर निकालना ज़रूरी था। इसलिए वीटीके और मार को झुला उन्होंने तुम्हें लाया। एक रॉकर जिस पर वह भरोसा कर सकता था, एक नौसिखिया जो मुझे और राव को सिस्टम में वापस ला सकता था। और आप में से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे साथ क्या हुआ, या मेरी माँ इस पूरे समय पैम को सोती रही। उसकी उदासीनता की भावना पूरी तरह से प्रदर्शित थी। मेरी फर्जी मौत के बाद आपकी और आपकी माँ की मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इसकी देखभाल की। ज़रूर, मैं शारीरिक रूप से आपकी ज़िंदगी से दूर था, लेकिन मैं हमेशा अपने तरीके से वहाँ मौजूद था। रक्षा प्रतिष्ठान में मेरे अपने जासूस थे। जब मुझे पता चला कि आप चेन्नई आने वाली हैं, तो मैं आपका ड्राइवर बन गया ताकि मैं आपकी सुरक्षा कर सकूं। मैं आपको देखता रह गया। बहुत समय हो गया था और मैं आप में खुद को बहुत कुछ देख सकता था। पाम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
खुराना ने हिचकिचाते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसे नहीं पता था कि वह उसके आगे बढ़ने पर क्या प्रतिक्रिया देगी, लेकिन इससे पहले कि वह अंतिम कदम उठा पाता, पाम ने उसे गले लगा लिया और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। वह उसे फिर कभी गायब नहीं होने देगी, कभी नहीं। एपिसोड 99। खान मार्केट के अंदर स्थित कैफे टर्टल में इस समय अपेक्षाकृत शांति थी। मार्क और पाम कोने की खिड़की वाली टेबल पर बैठे थे। पाम को बुलाने के लिए मार्क को लगातार प्रयास करने पड़े, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पाम के पिता थे। खुराना ने कहा था, जब मैं आपके जीवन में नहीं था तो वेगावती ट्रस्ट नामक एक संस्था ने आपकी आर्थिक मदद की। आपको क्या लगता है कि ट्रस्ट ने विशेष रूप से आपको और आपकी मां को सहायता प्रदान करने का निर्णय क्यों लिया? पाम ने कहा, मुझे बताया गया कि वे सेना की विधवाओं की मदद करते हैं। खुराना ने कहा, केवल एक परिवार की मदद की गई और वह हमारा था। इसे राव, प्रधानमंत्री और मैंने आपकी और आपकी मां की देखभाल के लिए स्थापित किया था। नाम से आपको कुछ समझ में आ गया होगा। वेगावती उस नदी का नाम है जिसके किनारे कांची में राव की अकेडमी स्थित है। मार्क ने भी मदद की। मैं समझती हूँ कि हमारे बीच विश्वास स्थापित किया जा रहा है, पाम ने कहा, लेकिन इसका मार्क से क्या लेना देना है? मेरे गायब हो जाने और राव के निष्क्रिय हो जाने के बाद ट्रस्ट का प्रबंधन प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने लगा। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। वीटीके और मार्क को जिम्मेदारी सौंप दी है। मार्क हमेशा आपकी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, सिर्फ सुरक्षा कवर के तौर पर नहीं। तुम मार्क को जानते थे? पाम ने पूछा। CIA के साथ कंबोडिया में मार्क के कार्यक्रम के दौरान राव और मैं एक खोजपूर्ण यात्रा पर वहां गए थे। वीटीके द्वारा हमें मार्क से मिलवाया गया था। हमें जल्द ही पता चला कि मूल कलश कई 100 साल पहले कंबोडिया से बाहर ले जाया गया था। बहुत खोजबीन के बाद हमें पता चला कि वे चिदम्बरम मंदिर में छुपे हुए थे, लेकिन राव और मैंने फैसला किया कि स्थान किसी को भी नहीं बताया जाना चाहिए, यहाँ तक कि मार्क या PM को भी नहीं। इसलिए मैं एक टूर गाइड बन गया ताकि मैं इस पर नज़र रख सकूं। पाम ने खुद को उस आदमी की ओर देखते हुए पाया जो चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। वे चुपचाप अपने कैफे लेटे को आनंद लेते रहते थे, खिड़कियों से सड़क के उस पार पेड़ों की कतार को देख रहे थे। मार्क ने अचानक कहा, एरकिन कल अपनी माँ से मिला। उसने अपने फ़ोन पर एक तस्वीर भेजी जिसमें माँ और बेटा गले मिलते दिख रहे थे। ये तस्वीर किसी अज्ञात स्थान पर ली गई थी। उसने एक वीडियो को आगे बढ़ाया जिसमें एरकिन की माँ अपने बेटे का हाथ थामे हुए थी और प्रार्थना कर रही थी, अल्लाहुम्मा इन्नी औदी बिका मीन जावलीनी मतिका वा तहुल्ली अफियाती का वा फुजाती निकमती का वा जमाइल साखाती का। ए अल्लाह, मैं तेरी कृपा से कम हो जाने, सुरक्षा के चले जाने, तेरी अचानक आने वाली सज़ा और उन सभी चीज़ों से तेरी शरण चाहती हूँ जो मुझे नापसंद है। पाम मुस्कुराई। ली झोउ के बारे में क्या? उसने पूछा। इज़राइल चले गए हैं। उनमें उम्मीद है कि मोसाद उनके परिवार को चीन से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सकता है। जनपद पर चीनी मालिक से आपकी क्या चर्चा हुई? ठाकुर ने जो फ़ोटो मेरे साथ शेयर की है, इसमें आपको उनके साथ हाथ मिलाते हुए फिर जीवंत चर्चा करते हुए दिखाया गया है। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे शब्द ये थे, मैंने इस मामले पर चर्चा की है और जाहिर है कि हम शर्तों पर सहमत हो गए हैं। भुजांग इन लोगों को हमारी तरफ आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हालांकि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा हो। ठीक है, आगे क्या होगा? पाम ने पूछा। भारत चीन संबंधों में कुछ तनाव तो रहेगा,
लेकिन मेरा अनुमान है कि दोनों पक्षों के राजनीतिक नेतृत्व को अंत में ये समझना होगा कि दोनों देशों को परस्पर विरोधी उद्देश्यों की तुलना में साथ मिलकर काम करने से अधिक लाभ होगा। और चीनी सूचना नेटवर्क और कार्यक्रम जया मर चुकी है, ठाकुर हिरासत में है। उसके ज़रिए वीटीके ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या कोई और लीक हुआ है। आपके माता पिता खुशी खुशी फिर से मिल गए हैं, जबकि राव आपके पिता के साथ फिर से व्यापार में लग गए हैं। कल उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। चिदम्बरम के अस्थि कलश निकाले जा रहे हैं और विशेष बल कार्यक्रम फिर से शुरू किया जा रहा है। जनजाति के बारे में क्या? हमें उन पे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय थोड़ी देर के लिए निरीक्षण करने के। क्या यही सबसे अच्छी बात नहीं है जो हम कर सकते हैं? उन्हें और उनके जीवन जीने के तरीके को अकेला छोड़ दें। पाम ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि मुझसे रहस्य छिपाने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, उसने कहा। क्या आपने कभी फ्रांसिस बेकन के बारे में सुना है? मार्क ने पूछा। वह कौन है? मार्क ने सुधारा। वे एक अंग्रेज राजनेता थे जिन्होंने इंग्लैंड के अटॉर्नी जनरल के लॉर्ड चांसलर के रूप में काम किया। उन्होंने एक बार कुछ ऐसा कहा था जो हम सभी खुफिया लोगों पर लागू होता है। क्या? जो कोई रहस्य रखना चाहता है उसे ये भी रहस्य रखना चाहिए कि उसके पास रहस्य रखने के लिए कुछ है, मार्क ने निर्लजता से कहा। और रहस्यों की बात करते हुए, हाँ, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मैंने रिटायर होने का फैसला कर लिया है। मैं अगले साल 50 साल का हो जाऊंगा और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक जीवन जी लिया है। क्या करेंगे आप? गोवा में एक छोटा सा कॉटेज खरीदेंगे, उसे सी फूड जॉइंट पर फिर से खाएं, हिप्पियों के साथ मलाना क्रीम जॉइंट शेयर करें, स्ट्रॉबेरी ड्राई विरिस और फेनी का ओवरडोज लें, एक्स्ट्रा मेपल सिरप के साथ बफल बनाएं और समुद्र तट पर एक आवारा की तरह जीवन जीना और तुमसे शादी करना, वह भी तब जब तुम अब मुझसे चाहती हो। एपिसोड 100। चांगान में मेरा नायक जैसा स्वागत हुआ। इंदु की मेरी चमत्कारी यात्रा की खबर फैल चुकी थी और चांगान भर गया था। इसकी सड़कें उत्सुक आगंतुकों से भरी हुई थीं। भिक्षुओं का एक बड़ा समूह सभी चीज़ों को ले जाने में मदद करने के लिए आया था जो मैं अपने साथ लाया था। एक परेड का आयोजन किया गया था। हमारा जुलूस लाल पक्षी की गली से शुरू हुआ और महान खुशी के मठ पर समाप्त हुआ। विद्वान भिक्षु, अधिकारी और उत्साहित नागरिक हमारे रास्ते पर खड़े थे। हमारे आगे फूल और धूपबत्ती बिखेर रहे थे। अभियान पर मुझे बधाई देने वाले बैनर रास्ते में लगे हुए थे। जब मैंने देखा कि कितने भिक्षुओं को सारी सामग्री ले जाने की ज़रूरत थी तो मैं भी हैरान रह गया। मैं बुद्ध की अस्थियों के टुकड़े और 7 मूर्तियां लेकर आया था, जिनमें से कुछ 7 फीट ऊंची थी और चंदन, सोने और चांदी सहित विभिन्न सामग्रियों से बनी थीं। मेरे जुलूस में विभिन्न हिंदू लिपियों में 657 ताड़पत्तियां पांडुलिपियां भी थीं। ये 520 बक्सों में रखी गई थीं और इसमें 224 महायान सूत्र, कई हीनयान ग्रंथ, तर्कशास्त्र के 36 ग्रंथ और व्याकरण के 13 ग्रंथ शामिल थे। सम्राट उत्तर पूर्व में सैन्य अभियान पर गए थे, लेकिन वह चाहते थे कि मैं उनकी दूसरी राजधानी डोंगड़ू आऊं। मैं डोंगड़ू में फिनिक्स के महल में मुझसे मिले और गर्मजोशी से मेरा अभिवादन किया। ग्रेट ल्यूमिनस पैलेस के दरबार में उनसे हुई मुलाकात की यादें मेरे दिमाग में छा गईं। मुझे याद आया कि मैं उनके सामने क्यूशो मुद्रा में घुटनों के बल बैठा था और मुझे उठकर उनके पास जाने का आदेश दिया गया था। मुझे याद आया कि उन्होंने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा था कि शुआंग की मूर्खता का समाधान चाहिए।
अब उनकी आंखें खुली हुई थीं और मैं जानता था कि वे पहेली के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस पहेली के माध्यम से उन्होंने अनौपचारिक रूप से इंदु की मेरी यात्रा को मंजूरी दे दी थी, हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से मना किया था। मैंने उनसे कहा कि शी हुआंग की मूर्खता ये सोचने में थी कि अमरता किसी टॉनिक का परिणाम हो सकती है। हाँ, बामा हाओ शिपो पिशोनी किसी भी भौतिक जीवन में वर्षों जोड़ सकता है, लेकिन आत्मा की अमरता हम सभी में पहले से ही मौजूद है। हम इसे देख नहीं सकते। सम्राट मुस्कुराया। वह मेरी यात्रा के बारे में उत्सुक था और उन सभी देशों के बारे में जानना चाहता था जहां मैं गया था। वह मेरी तय की गई दूरियों से अचंभित था। मैंने उसे समझाया कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है और मेरी यात्रा केवल उसी के कारण संभव हो पाई। वह राज्यों, राजाओं, जलवायु, भोजन, परंपराओं, लोगों, संस्कृतियों, इतिहास और धर्मों के बारे में मेरे वर्णन से मंत्रमुग्ध हो गया। कई मौक़ों पर उसे उसके पार्षद और बहनोई ने याद दिलाया कि सेना उसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह बस इंदु से लाई गई चीनी मिठाइयों को चूसते हुए मेरी यात्रा की कहानी सुनना चाहता था। अचानक वह उठकर बाहर चला गया और मुझे अपने पीछे चलने को कहा। उसके सलाहकारों ने सोचा कि सम्राट सैनिकों का सर्वेक्षण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं, वह माउंट स्वांग की यात्रा करना चाहता था। वहां स्थित शाओलिन मठ में जाने के लिए जल्दबाजी में व्यवस्था की गई। उसने मुझे अपने शाही पालकी में अपने साथ चलने के लिए कहा, जो एक दुर्लभ सम्मान था। मैं तुम्हें कोई सम्मान नहीं दे रहा हूँ, उसने घोषणा की। मैं बिना किसी रुकावट के कुछ घंटे बिताना चाहता हूँ, इसलिए ताकि मैं आपके द्वारा किए गए असाधारण अभियान को पूरा तरह से समझ सकूं। जब हम शाओलिन पहुंचे तो भिक्षुओं ने सम्राट का औपचारिक स्वागत किया, जो पहले से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ और मैं वहाँ क्यों आया हूँ। वह तुरंत हमें बोधि धर्म की छाया गुफा के पीछे गुप्त कमरे में ले गए। सामने 3 मंच थे जिन पर 2 कलश रखे हुए थे। प्रत्येक के सामने धूम्रपान करने वाली अगरबत्तियां रखी हुई थीं। पहले मंच पर बामाहो लिखा हुआ था। इसमें वह कलश रखा हुआ था जिसे फैक्सियन चीन लेकर आया था और जिसे व्हाइट हॉर्स मंदिर में रखा गया था, जिसे कई साल बाद शाओलिन में स्थानांतरित कर दिया गया था। दूसरे मंच पर शीपो लिखा हुआ था और उस पर वह कलश रखा हुआ था जिसे बोधि धर्म ने शाओलिन के भिक्षुओं को उनके प्रवेश पर भेंट किया था। तीसरे मंच पर पिशैनी लिखा हुआ था, लेकिन वह खाली था। बहुत सावधानी और समारोह के साथ शाओलिन के भिक्षुओं ने मेरे द्वारा लाए गए कलश को इस तीसरे मंच पर रखा और उसके सामने धूप बत्ती जलाई। सम्राट फिर मेरी ओर मुड़े। मैं जल्दी से उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। शाओलिन के 2 वरिष्ठतम भिक्षु उनके दाएं और बाएं खड़े थे। सम्राट ने मुझे कहा, तुमने हमारे लोगों को गौरवान्वित किया है, जैसे कि फैक्सियन और बोधि धर्म ने। अब तुम डी सांसुचुआन हो, तीसरा पोत। तो आज के लिए इतना ही। इस खूबसूरत किताब के एपिसोड्स अब यहीं पे ख़त्म होते हैं। फिर मिलूंगी आपसे कुछ नई किताबों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।